यस। चलो ये बताओ कि क्रिस्टल फील्ड मतलब डी ऑर्बिटल्स जो फ्री मेटल आयन होता है ना, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है क्या उसमें? डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबकी सेम रहती है क्या, जरा बताना। नो सर। फ्री मेटल आयन में, फ्री मेटल आयन की बात कर रहा हूं मैं। सेम ही होती है सर। फ्री मेटल आयन में सेम होती है, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म है उनके लिए, बताओ। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन उनकी डीजनरेसी कब रिमूव होती है, कब रिमूव, उनकी एनर्जी कब अलग अलग हो गई, कब डिफरेंट हो गई, उनकी एनर्जी में कब डिफरेंस आ गया? जब लिगेंड अप्रोच करते हैं और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनसे उनका रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से जिसके साथ ज्यादा रिपल्सन उसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके साथ कम रिपल्सन उसकी एनर्जी कम इंक्रीज हो जाती है। इतना क्लियर? ओके। इसका मतलब CFT में डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्सन विद द लिगेंड्स, अप्रोचिंग लिगेंड्स। लिगेंड आते हैं ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आते हैं लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो उस रिपल्सन की वजह से वो स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का मतलब उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, कुछ बेचारे ज्यादा एनर्जी के हो जाते हैं, कुछ बेचारे कम एनर्जी के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके दो ग्रुप बन जाते हैं। उन दोनों ग्रुप्स को क्या बोलते हैं बताओ? दो स्पेसिफिक टर्म थी, बताओ क्या बोलते हैं उन दोनों ग्रुप्स को? 3 ऑर्बिटल एक साइड चले जाते हैं, 2 ऑर्बिटल एक साइड चले जाते हैं। ये लो, ये आपका डायग्राम है। T2G और बताना जरा क्या बोलते हैं इनको? T2G और EG। T2G और EG। T2G कौन से? आपके DXY, DYZ और DXZ, जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, उनको बोलते हैं T2G। जिनके साथ रिपल्शन कम होता है, जिनकी एनर्जी उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती है, इंक्रीज तो हो पाती है लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती है। और जिनके साथ डायरेक्ट रिपल्शन होता है वो कौन से ऑर्बिटल हैं? EG। क्यों डायरेक्ट रिपल्शन होता है? क्योंकि इनकी लोब्स एक्सेस के ऊपर सिचुएटेड रहती है, एक्सेस के ऊपर, ठीक है। इसलिए इनके साथ डायरेक्ट रिपल्शन होता है तो इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये एनर्जी का आपका इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस बता दो जरा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये डेल्टा ओ है, इसको बोलते हैं CFSE। यहां देखो, ये रहा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स। ओके, यस। अब ये जो दोनों T2G और EG है, ये एवरेज एनर्जी लेवल जो होता है, जिसको हमने बेरी सेंटर लिखा है, ये जो एवरेज एनर्जी लेवल है, इसके रेस्पेक्ट में इनकी क्या पोजीशन है? तो भाई जो टोटल गैप है वो तो डेल्टा ओ है, वो डेल्टा ओ है, ठीक है। तो EG एवरेज एनर्जी लेवल से कितना ऊपर गए और T2G एवरेज एनर्जी लेवल से कितना नीचे आए? EG तो गए कितना, बता दो जरा, क्या लिखूं मैं? एवरेज एनर्जी लेवल से EG कितना ऊपर है? उनकी एनर्जी कितनी ज्यादा है एवरेज एनर्जी लेवल से? 0.6 डेल्टा ओ, राइट। और T2G की एनर्जी कितनी कम है एवरेज एनर्जी लेवल से, जरा बता दो? 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। ये आपको समझ में आया हुआ है? ओके। तो यहां पर देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, जहां मैं वापस राउंड करता हूं, 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सीधा वास्ता किससे है? 1 से है और 3 से है। 2 तो एवरेज एनर्जी लेवल को बता रहा है, इसलिए हमने वहां ड्रॉ किया हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है ना? 1 नंबर और 3 नंबर की जो सिचुएशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? 1 नंबर है फ्री मेटल आयन का, जिसमें डीजनरेटेड 5d ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी सेम है। 3 नंबर में उन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। कैसे? जैसे ही लिगेंड पास में आए, रिपल्शन हुआ, जिसके साथ ज्यादा रिपल्शन हुआ उसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसके साथ कम रिपल्शन हुआ उसकी एनर्जी कम इंक्रीज हो गई, ठीक है ना? और जिनके साथ रिपल्शन ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, है ना, ये आपका जो T2G सेट है जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं, इनके ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, ज्यादा डायरेक्ट रिपल्शन नहीं होता है तो एनर्जी कम इंक्रीज होती है। EG ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होती है वो एक्सेस के ऊपर होती है, इसलिए डायरेक्ट रिपल्शन होता है, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आपने देख ही लिया। दूसरा एक जो आपको और ध्यान रखना था, डेल्टा O इज इक्वल टू होता है 10dq। क्या होता है? 10dq। ये यहां भी लिखा हुआ है 10dq। अब
जो 0.6 डेल्टा ओ आपने लिखा है, जहां पर जो Eg का एनर्जी लेवल है आपके Eg ऑर्बिटल्स का, और ये आपके T2g, ये Eg और T2g देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, आपको इनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि Eg में कौन से ऑर्बिटल आते हैं, dx² - y² एंड dz², और T2g में कौन से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, dxy, dyz और dxz, बस। ठीक है, अब ये एनालॉजी आपको पता चली गई कि 0.6 डेल्टा ओ है, उसको 3/5 भी लिख सकते हैं और 6 dq भी लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा ओ इज इक्वल टू 10 dq। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब ये डायग्राम मैंने नीट एंड क्लीन बना करके आपको भेजा हुआ है हमारे लिए, आप ये डायग्राम याद रख लोगे तो भी बहुत अच्छा है। रिपल्सन से ये फ्री मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है, डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही लिगेंड पास में आए, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इनके बीच का जो गैप है वो आपका डेल्टा ओ है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CF है, C जो 10 dq के इक्वल होता है। एवरेज एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो Eg ऑर्बिटल्स आपके होते हैं, Eg ऑर्बिटल कौन से होते हैं जरा बताना मुझे, मैं यहाँ लिखता हूँ, बताओ Eg ऑर्बिटल कौन से होते हैं, कौन से होते हैं जिनकी लोब्स कहाँ होती है, एक्सेस के बीच में या एक्सेस के ऊपर, बताओ Eg एक्सिस ऊपर, एक्सेस के ऊपर होती है, तो ऑर्बिटल भी बता दो दोनों कौन से होते हैं। dx² - y² dz²। यस, ये और ये, ठीक है। और ये आपके T2g जिनके बेचारे लोब्स बीच में होती है, तो डायरेक्ट रिपल्शन नहीं होता है ना, डायरेक्ट रिपल्शन नहीं होता। ओके है ना, ये वैसे ही है, जैसे देखो आप मैग्नेट लाओगे ना आप, एन और एन एंड है वो आप लाओगे पास में, तो जाहिर सी बात है रिपल्शन होगा। लेकिन रिपल्शन इस बात पे डिपेंड करता है ना, रिपल्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है क्या, एक ही एक्सिस पे है, तो ज्यादा रिपल्शन होगा। यदि साइड में है, देखो एक आपने एन एंड यहाँ रखा और इस डायरेक्शन में आप दूसरा मैग्नेट ला रहे हो इस डायरेक्शन में, तो देखो डायरेक्ट रिपल्शन नहीं है, वो थोड़ा सा रिपल्शन होगा। तो इस तरह से डिपेंड करता है ऑर्बिटल की लोकेशन पर। जो T2g वाले ऑर्बिटल हैं वो बेचारे बिल्कुल सामने सिचुएटेड नहीं है, वो एक्सेस के बीच में है, और लिगेंड आ रहा है एक्सेस के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसलिए इनकी एनर्जी उतनी इंक्रीज नहीं हुई। तो ये आपके dxy बता दो जरा, dxy और T2g कौन से हैं, dyz और dxz। ठीक है, हाँ हो गया। तो ये देखो, ये डायग्राम जो है ये नीट एंड क्लीन है, यहां से आपको सारी चीजें पकड़ में आ रही है। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्प्लिटिंग, ये मैंने आपको रीजन बता दिया यहाँ पर कि क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, कोई किसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो गई, किसकी एनर्जी कम इंक्रीज हो गई, उसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है। और ये डायग्राम ये बता रहा है, ये डायग्राम क्लियरली ये बता रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल है सेंटर में तो मेटल है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें जो लिगेंड आ रहे हैं वो इन डायरेक्शन से आ रहे हैं, बॉन्ड बनाने के लिए इन डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, इन डायरेक्शन से आ रहे हैं, और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, XYZ एक्सिस, और XYZ एक्सिस पे जो ऑर्बिटल सिचुएटेड हैं वो डायरेक्टली रिपेल करते हैं, और जो इनके बीच में है वो उनसे डायरेक्ट रिपल्शन नहीं होता। तो ये डायग्राम उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि क्यों Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है एवरेज एनर्जी लेवल से, और क्यों T2g ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है। ठीक है, क्यों उनकी एनर्जी कम इंक्रीज होती है। ओके ओके यस, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ले रहे हैं इसमें, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, यहीं से शुरू करते हैं। यस, काफी स्पेस है हमारे पास, आप कॉपी पेन ले लीजिए, एकदम रेडी हो जाइए। वो जो आपने कल फिगर बनाया था और एक्सप्लेनेशन पूरी मैंने आपको लिखवाई थी शायद, वो है ना, समझा दिया था। और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, यस, इसके लिए आप जगह छोड़ दो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए आप जगह छोड़ दो कि ये कैसे होगा, ये सारा हमने बात किया हुआ है, उसी का ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड क्या होता है। ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कब होती है, इसमें अब टॉपिक हमारा वही चल रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, टॉपिक हमारा वही चल रहा है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि पेयरिंग कब होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड क्या होता है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड
स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड क्या होता है और वीक लिगेंड फील्ड क्या होता है। ये लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड क्या होता है मैं बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी है, आप लोग लिखते जाओ, डेल्टा ओ बोलते हैं ना जिसको। ओ मतलब, ओ मीन्स व्हाट, बताना जरा। ओ मीन्स व्हाट, ओ मतलब क्या है बताओ। एनर्जी डिफरेंस। नहीं, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब, ओ का मतलब बताओ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ आपको। ईजी ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल, ये तो आपको पता है, ये ऊपर रहते हैं ये नीचे रहते हैं, कोई बात नहीं। इनके बीच का जो टोटल एनर्जी गैप है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ किसमें, हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल को, कि ये बात हम ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं। और डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CFSE को। तो डेल्टा ओ क्या हो गया, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि ये जो स्प्लिटेड ऑर्बिटल है ना, इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना है, वो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड या इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो डेल्टा और ओ, ओ मींस व्हाट, ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा ओ मींस CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आया आपको? बताओ जरा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग, अब देखो इसने बता दिया स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे। इसने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग वो होंगे जब आपका जो डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ है वो ज्यादा हो जाए पेयरिंग एनर्जी से। अभी आपको पेयरिंग एनर्जी नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं उसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, ठीक है। और जब ये ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, ठीक है ना। पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए कि हाई स्पिन, बताओ जरा। लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन, बता दो। सर हाई पिन। पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, सर कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, तो लो स्पिन बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके लिए ये चीज तो आपको, अब डेल्टा ओ समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसी बीच यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी आप लिख लो। डेल्टा ओ तो आपको समझ में आ गया, डेल्टा ओ क्या है, ये हमारे डायग्राम में भी था, है ना। इसी बीच आप पेयरिंग एनर्जी की भी डेफिनेशन लिख लो। पेयरिंग एनर्जी क्या है बेचारी, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी कैपिटल पी क्या है, लिख लो। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन आपका T2G ऑर्बिटल्स, ये लो, ठीक है। या एनर्जी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो, ओके। अब वीक लिगेंड कौन से होते हैं, वीक लिगेंड वो होते हैं बेचारे जिनमें जो डेल्टा ओ है यानी कि CFSE है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी T2G, ये गैप कम हो, स्प्लिटिंग कम हो, ये स्प्लिटिंग कम हो, ठीक है। बात में आप समझ में आ गई। जो स्प्लिटिंग ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं वो है आपके वीक लिगेंड फील्ड, वो आपके वीक लिगेंड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये आपकी पेयरिंग एनर्जी से कम हो गई। पेयरिंग एनर्जी कौन सी है, जो पेयरिंग के लिए जरूरी है। तो अब इसमें पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। जो आपकी CFSE है वो पेयरिंग से कम है, तो पेयरिंग हो सकती है क्या यहाँ पे, बताना जरा। सर नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल रही है, पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, डेल्टा ओ वहां पर कम है क्योंकि लिगेंड वीक है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो आप लोग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई पेयरिंग नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे, बताओ जरा, बताओ, ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर ज्यादा होंगी क्योंकि पेयरिंग ज्यादा तो हुई होंगे, नहीं है। पेयरिंग तो हुई नहीं, तो अनपेयर्ड के अनपेयर्ड ही हैं, तो आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा कि लो स्पिन बनेगा? सर ये हाई स्पिन हो जाएगा। हाई स्पिन हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये चीजें आपने सीख ली। ठीक है, अब इसको तो हम मिटा देते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा तो आपकी क्या होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। वापस बना देता हूं मैं, ये तो बार बार बनाना पड़ेगा। ये आपका डेल्टा ओ है और ये वीक लिगेंड है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका होगा, देख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा आपका, तो ये आपका ईजी और T2G में गैप ज्यादा होगा। ये लो, ये लो भाई, ये लो, ये मैंने यहां बना दिया। अब देख लो, आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का क्लियरली मतलब समझ में आ गया। दो ऑक्टाहेड्रल के मैंने केस लिए हैं, एक में लिगेंड वीक है, एक में लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है। जिसमें स्ट्रॉन्ग है उसमें डेल्टा ओ ज्यादा है, यानी कि स्प्लिटिंग ज्यादा है। देखो स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, आपका डेल्टा ओ ज्यादा है। डेल्टा ओ ज्यादा है तो पेयरिंग एनर्जी से इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है डेल्टा ओ की, तो पेयरिंग हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बनता है आपका लो स्पिन, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपका बनेगा लो स्पिन। ठीक है, इसी तरह से वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में बेचारी डेल्टा ओ यानी कि जो सीएफएस है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो कम है। कम है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल नहीं पाएगी। ठीक है, ये पेयरिंग एनर्जी से कम है और ये पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना, यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बनेगा आपका कोई इसमें वीक लिगेंड फील्ड में आपकी पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो अब पेयरिंग एनर्जी आपने सीख ली है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन T2G ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड का मतलब आपने देख लिया, वीक लिगेंड फील्ड का मतलब आपने देख लिया। यहाँ कुछ कुछ मीनिंग क्लियर किया है CFT ने, है ना। VBT की तरह नहीं छोड़ा कि हम मन में चाहे जिसको स्ट्रॉन्ग ले लेंगे, मन में चाहे जिसको वीक ले लेंगे, वो नहीं किया। यहाँ इन्होंने कुछ कुछ क्लियर किया है कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है वीक कंसिडर करने का और स्ट्रॉन्ग कंसिडर करने का। ये आपका हो गया। ठीक है, अब भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग करने वाले हैं, और वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। अब आप हेडिंग लगा लो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें टेबल बनेगी, है ना। कुछ कॉलम इसमें बनने हैं, वो मैं बना देता हूं फटाफट। यस, सबसे पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। ये मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, टेबल हमें एक बनानी है। ठीक है, उसके बाद में आप कम से कम हाफ पेज ये टेबल लेगी आपका, इसलिए यदि जगह नहीं है तो नए पेज में स्टार्ट करें इसको। और फिर ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वीक लिगेंड फील्ड, वीक लिगेंड फील्ड। ठीक है, और यहां आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। ये लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वीक लिगेंड हो तब क्या होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन इन। ठीक है, यस, ये आपका हो गया। ओके, यस, अब ये हमें बनानी है टेबल। ठीक है, यस। अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, है ना। ये टेबल के लिए आप लोगों ने कम से कम हाफ पेज इसके ले लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक पर्टिकुलर केस लेकर के आपको पूरी कहानी है वो समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने लिया D4 का एग्जाम्पल। मेटल में क्या कॉन्फ़िगरेशन है जरा बताना, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल, बताओ। D4। D4 का मैंने लिया। अब D4 के मैं दोनों केसेस कंसिडर करूंगा, दोनों केसेस कंसिडर करूंगा। एक तो मैं लूंगा पहले वीक लिगेंड, और एक मैं लूंगा D4 मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो सबसे पहले मैं वीक लिगेंड का केस ले रहा हूं, ये है हमारा केस नंबर 1, जिसमें हम कौन सा ले रहे हैं, D4 मेटल आयन है। ठीक है, और लिगेंड हमारा वीक है। ठीक है, हो गया। ओके, D4 के साथ वीक लिगेंड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है कैसे लिखा जाएगा। तो पहले स्प्लिटिंग कर देते हैं, बात को समझो, स्प्लिटिंग कर देते हैं। ये मैंने स्प्लिटिंग कर दी भाई। ऊपर कौन से रहते हैं ऑक्टाहेड्रल में, जरा बताना।
ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कौन से रहते हैं, T2G या EG? सर EG। EG ऊपर रहते हैं, नीचे कौन से रहते हैं? T2G। T2G रहते हैं। ये मैंने T2G बना दिया, EG बना दिया और ये T2G बना दिया। ठीक है। D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वीक लिगेंड ले रहे हैं तो भाई जो डेल्टा O है वो पेयरिंग एनर्जी से कम रहेगी कि ज्यादा? सर कम रहेगी। कम रहेगी तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जरा बताना। मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 4 है। 4 है। 4 है तो कैसे फिल करेंगे देख लो जरा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी के ऑर्बिटल में देते हैं या ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में देते हैं, बताओ क्या रूल है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का? पॉप्पो प्रिंसिपल क्या कहता है, कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे या ज्यादा वाले में? पहले कम वाले में करेंगे। कम किसकी है, T2G की? यस सर। यहां से शुरू करेंगे, देखना जरा, देखना मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखो सारे लोग। ये पहला इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यहाँ ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यहाँ ये तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया। अब फोर्थ मैं कहां दूं, EG में दूं या T2G में दूं, बताओ फोर्थ कहां दूं, बताओ बताओ भाई, फोर्थ बताओगे आप लोग मैं कहां दूं? D4 है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालना है ना, कहां दूं बताओ? बताओ कैसे पता चलेगा आपको, मैं बताता हूं। वीक लिगेंड से पता चलेगा। वीक लिगेंड का कंडीशन ये है कि आपकी पेयरिंग एनर्जी है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर पेयरिंग, वो पेयरिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा जरा बताना? EG में। EG में जाएगा। और जी। ये आप इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे वीक लिगेंड में। जो वीक लिगेंड के केस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप EG में दोगे, यू विल नॉट गो फॉर पेयरिंग बिकॉज द एनर्जी रिलीज डेल्टा O is not sufficient that is required for the pairing. That's why the electronic configuration will become what you will write. You will write T2Z 3, T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन है एंड EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 in weak ligand field. This is the electronic configuration, right? So this is the manner how we write electronic configuration in weak ligand field. Okay, now we will consider the same electronic configuration for the strong ligand field, case number 2. Yes, case number 2, what we have taken D4 and now we are considering the ligand as strong ligand, and this is our strong ligand. It means delta O is greater than or less than P. What? सर ग्रेटर देन। और पेयरिंग एनर्जी का मतलब है पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, है ना, तो जितनी चाहिए यदि वो मिल जाती है तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, वापस वही स्प्लिटिंग का पैटर्न हमें पता है। EG हमारे ऊपर रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल में T2G हमारे जो तीनों हैं वो बेचारे उनकी एनर्जी इतनी रेज नहीं हो पाती है, वो नीचे रहते हैं। हो गया। अब आपको फिल करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, पैटर्न वही रहेगा, नंबर 1 यहाँ दिया, नंबर 2 भी यहाँ दिया, नंबर 3 भी यहाँ दिया। अब वापस वही प्रॉब्लम, फोर्थ कहां जाएगा, बता दो फोर्थ कहां जाएगा? T2G। फोर्थ T2G में जाएगा क्योंकि यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमें मिल रही है, क्योंकि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है, स्प्लिटिंग ज्यादा कर रहा है। स्प्लिटिंग का मतलब समझ गए ना? EG अभी मैंने बताया था, और ये T2G यदि ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग है। ये देखो ये ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये स्ट्रॉन्ग है, ये SL है, ये WL। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? दोबारा नहीं बताना पड़े, याद रखना कि इस तरह से स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। स्प्लिटिंग ज्यादा तो ये देखो ये पूरा गैप डेल्टा O है, ये पूरा गैप डेल्टा O है, ये ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक पेयरिंग से, क्योंकि ज्यादा हो गया ना। आप यहाँ ये जो गैप है ये डेल्टा O है, ये कम है बेचारा, कम है तो ये पेयरिंग से लेस देन रहता है। ठीक है, अब ये याद रखना। ओके ओके, यस यस। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप, अब पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में नहीं देंगे, आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये T2G में मैंने रख दिया। और अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, सबसे पहले T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और आपके EG में 0 इलेक्ट्रॉन। और ये किसका केस है? D4 का केस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। ये लो, तो इस तरह से you will write the electronic configuration of all the metal ions in terms of EG and T2G considering the ligand as weak or strong. बात समझ में आ गई? There are two manner in which we can write the electronic configuration for D4. It depends on the weak ligand field or strong ligand field. ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या, जरा बताना मुझे।
अब टेबल में आ जाओ। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ D1। जरा बताना D1 के लिए क्या कंडीशन होगी, वीक लिगेंड फील्ड में क्या कंडीशन होगी, T2G में कितना दोगे आप, 1 तो वहीं चला जाएगा, T2G में जाएगा, बात सही है ना, EG में जाएगा ही नहीं, सही बात है क्या, बताना जरा। और D1 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी भाई जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना जरा D2 में क्या होगा, फटाफट बता दो, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बताओ। T2G में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ, T2G में फटाफट। अरे भाई T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल है तो कितने आ सकते हैं हाईएस्ट, 6। तो ये बताओ मुझे, ये तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ही है ना, अभी तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हम कहाँ फिल करेंगे बताओ। पहला हमने T2G में दिया, दूसरा भी T2G में ही जाएगा ना, T2G में ही जाएगा ना दूसरा भी। EG में तो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये क्वेश्चन रेज होगा कि वो EG में जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। थर्ड तक तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि अभी तो EG ही T2G ही फिल नहीं हुआ, T2G पहले फिल होगा उसके बाद आएगा पेयरिंग का सवाल। तो D3 में कहा जाएगा, लिख लो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 का खुद ही लिख लो। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में आपका 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी यही होगा और इसमें भी यही होगा, यानी कि D1 से लेकर के D3 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीक में और स्ट्रॉन्ग में सेम है। समझ में आया नहीं आया आपको, सेम होगा कि नहीं होगा जरा बताना। होगा सर। हाँ, क्योंकि पेयरिंग का सवाल कब आएगा, जब 4th इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगा तब आएगा पेयरिंग का सवाल। तो उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है, पेयरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो आप चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जो आपके T2G है, जैसे ये T2G है तो इनमें दोगे, कैसे दोगे, पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐसे फिल करोगे, ये T2G1 हो गया, अगला इलेक्ट्रॉन आप ये फिल करोगे, ये T2G2 हो गया, अगला इलेक्ट्रॉन आप ये फिल करोगे, ये T2G3 हो गया। तो यहां तक तो पेयरिंग का सवाल ही नहीं है। अब 4th इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होगा तब आप सोचेंगे कि वो इसमें दें या EG में दें, कहां दे, है ना। इसलिए 4th इलेक्ट्रॉन पे ये क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है। अब D4 आ गया, D4 में बता दो वीक लिगेंड का क्या होगा, फटाफट लिख लो, और स्ट्रॉन्ग का भी क्या होगा फटाफट लिख लो, मैंने आपको बताया हुआ है, लिख लिया। यस सर। T2G वीक में क्या होगा, T2G3 T2G3 और EG1 EG1 लिख लो, और स्ट्रॉन्ग में भी लिख लो फटाफट, T2G3 EG1, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग में आपकी पेयरिंग हो जाएगी तो T2G कितना आएगा, 4 T2G 4 4 और हाँ EG आपका आएगा 0, है ना, हो गया ना, देखो अलग अलग। अब D5 बताओ भाई, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ जाएगा बताना जरा, 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देख लो जरा, मैं बता देता हूँ। अब वीक लिगेंड फील्ड आपके सामने है, 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए बताओ, D4 में वीक इलेक्ट्रॉन का केस आपके सामने है। अब 5th इलेक्ट्रॉन D5 होगा तो कहाँ जाएगा 5th इलेक्ट्रॉन, बताओ। जी। EG में जाएगा, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए वो EG का एक ऑर्बिटल खाली है वहां जाएगा। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो कहाँ जाएगा बताना जरा, पेयरिंग और T2G होगी में तो T2G में जाएगा, ठीक है। तो अब आप D5 और D6 D7 तक का लिख लो फटाफट, स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या होगा, अब आपको पकड़ में आ गया। वीक लिगेंड फील्ड में मैं भी लिखता जाता हूँ, आप कॉपी में नजर रख के लिखिए। वीक लिगेंड फील्ड T2G में हो गया इसमें 4 और EG में हो गया T2 और इसमें हो गया T5 और EG में हो गया आपका 0। यस, D6 का लिखते हैं, D6 का T2G में, यस D6 में फिर चक्कर है, बताओ क्या होगा, D6 का बताओ भाई कोई भी। D6 का बता सकते हो क्या, D7 T2G EG T2G EG D8 T2G EG T2G
इजी। चलो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। T2G इजी, T2G इजी, यस। और D10 भी लिख लेते हैं, D10 में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। T2G इजी, यस। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग सीख रहे हैं। हाँ भाई, D6 का किसी ने जवाब ही नहीं दिया, क्या चक्कर है? D6 हमारा खाली पड़ा है अभी तक। D6 खाली पड़ा है। बताओ। D6 फिफ्थ के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ? नहीं पता चला। T2G में। T2G में जाएगा क्या D6? हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले वीक लिया हुआ है ना हमने। हाँ तो ये वीक लिगेंड फील्ड है, ये आपका वीक लिगेंड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। तो D6 का, हाँ T2G में जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा और अब पेयरिंग होगी, अब नेचुरल पेयरिंग होगी, चाहे एनर्जी हो चाहे नहीं हो, क्योंकि अब तो पेयरिंग होनी ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग का मैनर ही यही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया T2G में 4 और EG में 2, और इधर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो T2G में ही 6 हो जाएंगे और आपका EG में 0 ही रहेगा। समझ में आया नहीं आया आपको? D6 किसी को भी नहीं आया तो मुझे बता देना, अभी तो हमारे पास टाइम है, हम अलग से एक्सप्लेनेशन ले लेंगे इसकी। सही है आगे? ओके, तो फिर D7 का बता दो फटाफट। T2G का 5 हो जाएगा और EG का 2 रहेगा। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग में देखो, लेकिन स्ट्रॉन्ग में T2G कंप्लीट फिल हो गया ना, अब कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा। D7 का ये रहेगा। D8 का क्या होगा? T2G आपके 6 हो जाएंगे और ये EG तो 2 ही चलता रहेगा, और इधर ये T2G आपके 6 पहले से हो गए, तो अब ये लो भाई, वापस D8 से सेम कॉन्फ़िगरेशन आना स्टार्ट हो गया। देख लो D8 का आपके इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग में और वीक में एक ही है। D8 का आपके स्ट्रॉन्ग में और वीक में एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, देख लो भाई। किसी को डाउट है तो बता दो, तो आपको पता चलेगा कि D1 से D3 तक भी स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई मैटर नहीं है, और D8 में भी स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई मैटर नहीं है। ये देख लो, जो आपका D8 है वो एक ही कॉन्फ़िगरेशन आ गया। D9 कोई दिक्कत नहीं है, ये T2G तो फुल भरा हुआ है, 6 कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पर जाएगा 3, ये लो भाई, D9 में भी सेम है। D10 में ये 6 है और इसमें 4 हो जाएगा, ये भी 6 है और इसमें भी 4 हो जाएगा। ये लो भाई, ये भी सेम, यानी कि D8 से D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम। सही बात है। सिर्फ आपको कौन परेशान करने वाला है बता दो जरा? D4, D5, D6 और D7, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग और वीक का जो है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है, ठीक है ना? इनका अलग रहता है, बाकी सारा एक जैसा ही है। बात सही है क्या? समझ में आ गया पूरा टेबल? बताओ जरा। यस सर। ओके, यस यस यस। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया है, ठीक है। आपको ये पता चल गया है कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। पेयरिंग एनर्जी आपको डेल्टा और पी की वैल्यू दे दें तो आप बता सकते हो ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और ये सारा काम हो गया है ना? अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग की ओर जा रहे हैं। आपको एक नया हेडिंग लगाना है। CFSE ने एक बहुत अच्छा काम करके दिया है हमें, और वो काम है, CFSE ने हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की डेफिनेशन दे दी। ये लो भाई, डेफिनेशन दे दी, और एक हमें सीरीज पकड़ा दी कि ये लो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, वीक कर रहे थे, है ना? ये लो, हमने बता दिया कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जरा। यस सर। तो वो जो सीरीज दे दी ना CFT ने, उसको एक बड़ा ही स्पेशल नाम दिया उन्होंने, वो दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप लगाओ हेडिंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना? यानी कि जो झंझट था ना, झंझट से इन्होंने मुक्ति दे दी। अभी तक कह रहे थे ना कौन है भाई स्ट्रॉन्ग, कौन है वीक, कौन है स्ट्रॉन्ग, कौन है वीक, कौन है, ठीक है। चाहे जब जहां जिसको स्ट्रॉन्ग ले रहे हो सर, चाहे जब जहां जिसको वीक ले रहे हो, ये कोई मतलब नहीं होता। तो CFT ने कहा, VBT का जो मेजर ड्रॉबैक था ना, उसको रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव किया? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे करके, है ना? और CFT ने एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बता दिए, वो काफी डेंजरस पॉइंट्स हैं, है ना? और ये सीरीज कैसे निकाली उन्होंने? ये सीरीज निकाली उन्होंने
क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर करके कैसे एक्सपेरिमेंट करके निकाली वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लेते हैं उन्होंने CO एक कोबाल्ट एक वो ले लिया, मेटल ले लिया है ना, या निकिल एक मेटल ले लिया, निकिल तो नहीं, उससे पहले वाला लेते हैं कोई भी, हाँ चलो कोबाल्ट ले लेते हैं, नहीं आयरन ले लेते हैं, आयरन ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आप जितने भी लिगेंड जानते हो ना, बताओ जरा, काफी सारे लिगेंड जानते हो ना आप, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, ठीक है। इन सबके साथ Fe का कॉम्प्लेक्स बनाया, पहले आयोडीन लिया, कॉम्प्लेक्स बनाया, डेल्टा O की वैल्यू देखी, फिर आपका क्या बोलते हैं ब्रोमीन लिया, फिर डेल्टा O की वैल्यू देखी कितनी आई, फिर आपका ऑक्जेलेट लिया, फिर डेल्टा O की वैल्यू देखी कितनी आई, फिर आपका OH माइनस लिया, डेल्टा O की वैल्यू देखा कितना आया, फिर आपका NH3 लिया, डेल्टा O की वैल्यू देखा कितना आया। ऐसे हर लिगेंड के साथ डेल्टा O की वैल्यू रिकॉर्ड करते चले गए। और फिर आपको तो पता ही है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है कि कम होती है, बताना जरा, बताओ। स्ट्रॉन्ग ज्यादा लिगेंड में होती है। ज्यादा होती है। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये जो सभी लिगेंड जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, इन सबको डेल्टा O की वैल्यू के ऑर्डर में अरेंज कर दिया और कह दिया ये लो, ये ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का और वीक लिगेंड का, ये लो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारा डाउट क्लियर करती है स्ट्रॉन्ग और वीक का, उसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट, लिख लो। The experimentally determined, या लिख लो it is the experimentally determined series, it is a आएगा कि n आएगा, बताओ जरा, it is n आएगा, experimentally determined series, experimentally determined series है, देखो ये इन्होंने ऐसे तुक्का नहीं मारा है, एक्सपेरिमेंट करके बताया है, ठीक है। experimentally determined series in which ligands are arranged in the in their लिख लो, in their increasing order of field strength। ये लो भाई, फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब देखो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। फील्ड में उनकी क्या स्ट्रेंथ है, मतलब फील्ड में जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाने गए ना, है ना, तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। तो उस फील्ड में उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना डेल्टा O जनरेट कर रहे हैं, ज्यादा जनरेट कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे, कम जनरेट कर रहे हैं तो वो वीक माने जाएंगे। तो फील्ड में उनकी क्या स्ट्रेंथ है, इसको ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर है इसमें लिगेंड्स अरेंज्ड है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब जरा वो सीरीज लिख लो, है ना, बड़े आप लोग वो थे कि भाई वो क्या है वो सीरीज, तो वो सीरीज लिख लो। I माइनस सबसे वीक, Br माइनस इससे स्ट्रॉन्ग, SCN माइनस, Cl माइनस, लिखते जाओ S2 माइनस, ठीक है, लिखते जाओ S2 माइनस के बाद में आपका आ गया F माइनस, F माइनस के बाद में आ गया आपका OH माइनस, उसके बाद में आ गया आपका ऑक्जेलेट 2 माइनस, अभी पूरी नहीं हुई है, लिखते जाओ। उसके बाद में आपका आ गया H2O, ठीक है, उसके बाद में यहाँ ये आ जाएगा H2O, उसके बाद में आपका आ जाएगा यस आप लिखेंगे EDTA 4 माइनस, उसके बाद में आप लिखेंगे NH3, उसके बाद में आ गया आपका फेवरेट कौन सा EN, ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया NO2, उसके बाद में आपका आ गया Cn माइनस, उसके बाद में आपका आ गया CO। ये जो CO है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, देख लो जरा, ये जो CO है ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये लो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई। अब यहां एक चीज और है, अभी तक तो एक चीज अनआंसर्ड है ना। अच्छा ये ऑर्डर किसका है मैं बता देता हूं, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, क्या इंक्रीज हो रही है फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ यस, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब कोई आपको पूछे कि सीएल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो आप क्या कहोगे उसको, जरा बताना मुझे। सीएल बताओ, सीएल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आप क्या बताओगे उसको, बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ना। देखो, सीएल के लिए आप कहोगे कि सर सीएल ये जो 3 है इनसे कंपैरिजन करोगे तब तो सीएल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो बाकी हैं इनसे कंपैरिजन करोगे तब सीएल वीक है। बात सही है क्या? बात सही है क्या? लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आप किसी एक लिगेंड को सीधा नहीं कह सकते कि वो स्ट्रॉन्ग है। नहीं, आप नहीं कह सकते। वो आप दूसरे के कंपैरिजन में ही करके कह सकते हो, है ना। जैसे एक जने के मान लेते हैं 100 में से 78 नंबर आए, ठीक है, तो आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इंटेलिजेंट है, कि वो क्या है, या उसकी क्लास में रैंक क्या है। बिल्कुल नहीं। यदि आपको पता चलेगा कि ये हाईएस्ट है 78, तब आप कहोगे हाँ सर ये क्लास का मोस्ट इंटेलिजेंट है। जब आपको पता चलेगा 78 तो लोएस्ट है ना, या फिर इससे नीचे केवल 2 ही बच्चे हैं, बाकी सब बच्चे ऊपर हैं, तब आप कहोगे सर 2 बच्चों से ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए यहां पर भी ये आप रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हैं, आप किसी के रिलेशन में बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आप जनरली सीधा क्लेम नहीं कर सकते कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे सीएन वैसे तो जनरली स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं, लेकिन जैसे ही सीओ का कंपैरिजन आएगा वैसे ही कहेंगे सीओ के कंपैरिजन में तो ये वीक है। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऑर्डर पूरा आपको याद रखना है। और इसमें ऑर्डर में देखो, इस ऑर्डर में भी आपको एक सिमिलरिटी मिल रही होगी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूं, है ना। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना आपकी, ये मैं आपको याद करने का तरीका एक बता देता हूं। सीरीज आपके सामने है, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, और ट्रिक जो है उसको रिटेन करने की कोशिश करना। सबसे पहले हेलोजन्स आते हैं आपके, क्या आते हैं? हेलोजन्स आया, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन आया, ये 2 हेलोजन आ गए, आई और बी आर, ठीक है। इसके बाद में सीएल और एफ का नंबर आएगा, लेकिन इनके बीच में सल्फर वाला एक एक आता जाएगा। तो आई और बी आर आया, और फिर सल्फर का एक आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपका सीएल आया, फिर सल्फर का एक आ गया, और उसके बाद में आपका आया एफ माइनस। ये लो भाई, ये हेलोजन 4 पूरे हो गए, 2 बीच में सल्फर आ गए। इतनी कहानी समझ में आई या नहीं आई, जरा बताना। हेलोजन आ गए, यस देखो सर। पूरे हेलोजन पूरे आ गए, और बीच में 2 सल्फर आ गए, बीच में 2 सल्फर के लिगेंड आ गए। ये बेचारे सारे के सारे वीक कंसीडर करते हैं इनको जनरली। अब ये तो था हेलोजन और सल्फर। अब डोनर एटम ऑक्सीजन का नंबर आएगा, किसका नंबर आएगा बताना जरा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन डोनर एटम वाला कौन है? OH, ये ऑक्सीजन डोनर एटम है। C2O4 2- ये ऑक्सीजन डोनर एटम है। और H2O, ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, हो गया। और एक EDTA, इसमें 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। ये लो, ये ऑक्सीजन डोनर एटम हुए कि नहीं हुए, जरा बताना। ठीक है, उसके बाद आपके नाइट्रोजन डोनर एटम आ गए, NH3, है ना, एक नाइट्रोजन वाला है। उसके बाद में EN, 2 नाइट्रोजन वाला है। उसके बाद में नाइट्रोजन NO2, और उसके बाद में CN है, और उसके बाद में CO है। ये लो, तो सबसे पहले हेलोजन 4, बीच में 2 सल्फर, ये इतना टुकड़ा आपको याद रहेगा। फिर आपके ऑक्सीजन वाले 3, और फिर आपके नाइट्रोजन वाले शुरू हो गए। और लास्ट की एंडिंग आप ध्यान रखना, NO2, CN और CO, ये एंडिंग है, ये एंडिंग है। अब बताओ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? इससे आप 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद हो जाएगी। पहले हेलोजन लेना है ना, उसके बाद में आपके ऑक्सीजन डोनर एटम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके नाइट्रोजन डोनर एटम आ जाएगा, और लास्ट की एंडिंग आपको ध्यान रहेगी NO2, CN और CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तीनों के तीनों। सही बात है क्या? बताओ जरा, याद हो जाएगी? ओके, यस। अब आपको कोई पूछे कि डेल्टा O वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, डेल्टा O वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, C2O4 2- की या NH3 की, किसकी ज्यादा होगी बताओ? बताओ। आपको कोई पूछे कि हमने 2 कॉम्प्लेक्स बनाए, एक तो Fe के साथ हमने लिया C2O4, ये लिया ऑक्सलेट लिया, ठीक है, ये आया। और एक हमने लिया Fe के साथ NH3 का 6। बताओ किसमें डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी?
स्पेक्ट्रोकेमिकल NH3 वाले में, NH3 वाले में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्सलेट के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डेल्टा ओ की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। बात को समझो। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड और डेल्टा ओ का क्या रिलेशन है। स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें होगी जरा बताना, स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी, किसमें एनर्जी गैप ज्यादा क्रिएट होगा? NH3 वाले में। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा ये, ठीक है ना? बात समझ में आ गई आपको? तो ये वाली कहानी है किसकी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो आप जरा लिख लो, ठीक है? वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, यस लिख लो भाई, फटाफट लिख लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ, जो मैंने अभी आपको समझाया है ना वही बात है ये, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, फटाफट लिख लो। ये हम इसको डिक्टेट कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, आप तो कॉपी में लिखो, मैं अब बता रहा हूं आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ब्रैकेट में लिख लो CFSE या फिर डेल्टा ओ, है ना? हमारे केस में डेल्टा ओ है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ एंड चार्ज ऑफ द मेटल आयन, ठीक है? जो आपका डेल्टा ओ है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, लिगेंड की तो फील्ड स्ट्रेंथ और मेटल आयन का चार्ज, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हम केवल लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है? चार्ज ऑफ द मेटल आयन की बात करेंगे बाद में। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपका जो डेल्टा ओ है वो डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोड्यूसेस, फटाफट लिख लो, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग लिगेंड। किस तरह से मैं लिख रहा हूं देख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रोड्यूसेस लार्जर स्प्लिटिंग, यानी कि डेल्टा ओ ज्यादा होगा। और आपका वीक लिगेंड प्रोड्यूसेस, बता दो जरा, स्मॉलर स्प्लिटिंग, ठीक है? यानी कि डेल्टा ओ इसमें कम होगा। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताना, बताओ। अब आप बता सकते हो ना, हाई स्पिन कब बनेगा, लो स्पिन कब बनेगा, सारा बताओ जरा। यस सर। ओके वेरी गुड। तो फिर एक काम करो, ये तो आपने लिख लिया। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको दे रहा हूं, है ना? वो करके हम आज की क्लास खत्म करते हैं, और वो है आपका, चलो कैलकुलेशन है ना।